नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनोज कुमार और आज हम आपके लिए फिर से एक बार बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का पार्ट नंबर 4 लेकर आए हैं। इससे पहले जो पार्ट 1, 2 और 3 अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, आप वहां जाकर इनको देख सकते हैं। देखिए, हमने इन सीरीज़ों में उन प्रश्नों को रखा है जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो आप इनको ज़रूर देखिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इसमें पहला जो प्रश्न है वो हमें दिया हुआ है, यदि अल्फ़ा तथा बीटा समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0 के मूल हों तो α² बीटा प्लस β² अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, हमारे पास ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न ये हो गया। अब इस समीकरण की जो तुलना हम द्विघात समीकरण से करेंगे, एक ax² + bx + c = 0 से, तो a जो होगा x² का गुणांक वो हो गया 2, b हो गया x का गुणांक कितना है यहाँ पर -3, जैसा भी इसका साइन है हम वो ही ले लेंगे, और c बराबर अचर पद ये हो गया आपका 5। तो a, b और c के मान हमें ज्ञात हो गए यहाँ पर। अब हम मूलों का योग निकाल लेते हैं। तो मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा ये होता है आपका -b/a, यानी कि हम कह सकते हैं -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब b का मान हमारे पास यहाँ कितना है -3 और a का मान कितना है 2। तो हम इसको कर सकते हैं माइनस माइनस से प्लस हो गया, ये हो गया 3/2। अब हम मूलों का गुणनफल, ये मूलों का योगफल हो गया। अब मूलों का गुणनफल, तो गुणनफल अल्फ़ा बीटा ये होता है c/a, यानी कि अचर पद बटे x² का गुणांक, अचर पद बटे x² का गुणांक। अब c का मान हमारे पास कितना है 5 और x² का गुणांक है 2, ये हो गया। तो ये मूलों का योगफल और गुणनफल हो गया। यदि आपसे किसी प्रश्न में केवल इतना ही पूछा जाए कि बिना हल किए मूलों के योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो आप इस तरीक़े से इसको कर सकते हैं। अब हमें जो क्वेश्चन में पूछा है इसलिए कि α² बीटा प्लस β² अल्फ़ा, हमें इसका मान निकालना है जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे अल्फ़ा बचेगा और इसमें से क्या बचेगा बीटा। अल्फ़ा बीटा कॉमन लेने के बाद हमारे पास अल्फ़ा और बीटा बचेगा। अल्फ़ा बीटा इसका गुणनफल होगा, गुणनफल हमारे पास कितना है 5/2, तो अल्फ़ा बीटा का मान 5/2 हो गया। और अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि योगफल कितना है, ये है हमारे पास 3/2। इनसे आप गुणा कर दीजिए, 5 × 15 बटे 2 दूनी 4, तो यहाँ पर ये हो गया 15/4। अब हम सेकंड प्रश्न देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, चित्र में DE समांतर BC, यदि AD बराबर x, BD बराबर x - 2, AE बराबर x + 2, EC बराबर x - 1, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, ये हमें जो चित्र दिया हुआ है ये आपका इसमें डायग्राम हो गया, ये हो गया आपका डायग्राम। इस डायग्राम में इस त्रिभुज ABC में DE समांतर दिया है BC के। जब DE समांतर BC है और ये हमें AD वगैरह के यहाँ पर मान दिए हुए हैं, क्योंकि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहती है, देखिए थेल्स प्रमेय का दूसरा नाम है आधारभूत प्रमेय भी है, यानी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो इस थ्योरम के अनुसार क्या होता है, यदि आधार के समांतर रेखा खींची जाती है तो वो शेष दोनों भुजाओं को, कौन सी, यानी कि AB और AC, इन शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा कि AD बटे BD ये बराबर होगा AE बटे EC, यानी कि AE बटा EC, ये होगा थेल्स प्रमेय के अनुसार। अब हम AD वगैरह इनके मान रख दें। AD कितना हमारे पास, देखिए AD हमारे पास है x और BD है यहाँ से यहाँ तक, देखिए x - 2, ये BD का मान हो गया। और AE का मान ये है हमारे पास x + 2 और EC है हमारे पास x - 1। इन सभी के हमने मान रख दिए यहाँ पर।
अब हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए x से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर, अब इसकी इसमें कर देते हैं। देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये फॉर्मूला नोट कर देना। तो अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4। एक्स स्क्वायर से हम एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं, इसको अगर हम इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो हमारे पास बचा माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो x की जो वैल्यू है यहाँ पर 4 हो जाएगी। प्रश्न 3 में हमें दिया हुआ है y अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं a 6,5 और b -4,3 से समदूरस्थ है। देखिए y अक्ष पर जो स्थित बिंदु होता है उसका x निर्देशांक 0 होता है, लेकिन जो बिंदु x अक्ष पर होता है स्थित उसका y निर्देशांक 0 होता है। तो देखिए ये प्रश्न जो हो गया इस तरीक़ा से हो गया, ये a और b बिंदु हो गए। हमने मान लिया कि y अक्ष पर स्थित बिंदु जो p हमने मान लिया जिसके निर्देशांक 0, b हो गए। अगर यही क्वेश्चन होता कि x अक्ष पर स्थित बिंदु अगर हम मानते तो वो होता आपका a, 0, यानी इसका y निर्देशांक 0 होता, क्योंकि बिंदु जो p है बिंदु a और b से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होगा a और p के बीच की जो दूरी है वही दूरी b और p के बीच की दूरी है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि PA बराबर PB, यानी कि PA का मतलब होगा P और A के बीच की दूरी बराबर होगी PB के बीच की दूरी। जब ये दोनों बराबर हैं तो इनका स्क्वायर जो है वो भी बराबर होगा PB का स्क्वायर। तो इनके बीच की दूरी हम निकाल दें P और A के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है D बराबर x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, ये होता है। लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो इसलिए रूट की हमें ज़रूरत नहीं है। तो P और A के बीच की दूरी निकालते हैं, तो x1 हो गया P और A के लिए x1 y1, ये हो गया x2 y2, यानी कि 0 माइनस x2 हो गया 6 का वर्ग प्लस b माइनस 5 का वर्ग, ये दूरी होगी हमारी a और p के बीच की दूरी। अब हम p और b के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। x1 यानी कि 0 माइनस x2 कितना हो गया, माइनस के 4 हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये y1 b हो गया और y2 हो गया यहाँ पर 3। तो ये हो गया हमारे, ये PA के बीच की दूरी होगी, ये होगी आपकी PB के बीच की दूरी। अब देखिए यहाँ इसका मतलब हो गया 0 में से माइनस 6 करेंगे 6 हो गया, तो 6 का वर्ग हम कर लेंगे कितना हो जाएगा 36 हो गया। ये a माइनस बी का होल वर्ग हो गया यहाँ पर, तो ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 5 का वर्ग करेंगे 25 और माइनस 2ab, तो इन दोनों की गुणा कर लीजिए 5b हो गया, इसका डबल हो जाएगा आपका 10b बराबर। यहाँ पर 0 में 4 जोड़ेंगे, 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16 हो गया। यह हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये भी ऐसे होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 हो गया माइनस 2ab, इनकी गुणा कर लीजिए 3b, उसका डबल हो जाएगा आपका 6b, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए b स्क्वायर से हम b स्क्वायर को कैंसिल कर लेंगे, b स्क्वायर से हम b स्क्वायर को कैंसिल कर लेंगे, क्योंकि इधर आएगा तो वो माइनस में, एक माइनस में हो जाएगा और एक प्लस का रहेगा। अब 36 और 25 इन दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो गया, पहले हम इस भाग को ही सॉल्व कर लेते हैं। 36 और 25 हो गया आपका 6 और 5 11 61 माइनस के 10b बराबर 16 और 9 कितना हो गया 25 माइनस के 6b। अब हम 6b को यहाँ ले आते हैं, तो माइनस के 10b ये इधर आएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा 6b बराबर 25, 61 को आप इधर ले आइए, प्लस का माइनस हो गया 61। अब यहाँ पर देखिए माइनस के 10 में से 6 अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास माइनस के 4b बराबर। अब यहाँ 61 माइनस के ज़्यादा हैं तो 61 में से 25 घटा दीजिए, तो 11 में से 5 यहाँ गया 6, यहाँ बच जाएगा हमारे पास माइनस 36। तो माइनस से हम माइनस को कैंसिल कर लेंगे,
तो b बराबर हमारे पास हो जाएगा 4 से 36 कैंसिल हो जाएगा 9, b हमारे पास हो गया 9। तो जो p के जो निर्देशांक आएंगे, p के निर्देशांक, तो हमने p के निर्देशांक क्या माने थे, वो माने थे 0, b। तो 0, b का मान हो गया हमारे पास 9। तो जो बिंदु जो p है जिसके निर्देशांक 0, 9 है, वो a और b से समदूरस्थ है। प्रश्न 4 में हमें दिया हुआ है यदि बिंदु a, 0, 0, b तथा x, y संरेख हैं तो सिद्ध कीजिए x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1। देखिए जो हमें बिंदु दिए हुए हैं ये बिंदु संरेख हैं। संरेख का मतलब तीनों बिंदु एक ही रेखा में हैं। जब ये बिंदु संरेख हैं तो इनसे बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 0 होगा। तो इनके त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होगा, वो होगा 1/2 x1, यह आएगा y2 माइनस y3। आपको इतना ध्यान रखना है, यहाँ पर x1 है तो अब यहाँ पर आएगा x2। ब्रैकेट के अंदर 2 और 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की जगह 3 हो जाएगा और 3 की जगह आपका 1 हो जाएगा। अब x1 x2 तो यहाँ पे हो जाएगा x3, और x3 के बाद यहाँ पे देखिए 3 और 1 है तो 3 के बाद यहाँ y1 और y2, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर 0। x1 x2 x3, यहाँ पर 2 और 3 है तो 2 के बाद यहाँ 3 आएगा, 3 के बाद 1 और यहाँ 3 है, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। इस तरीक़ा से 1 2 3 और 3 के बाद 1 2 3 क्रम में ये होते हैं। तो बराबर 1/2 जो x1 y1 x2 y2 x3 और y3। अब x1 हमारे पास कितना है a, y2 और y3, y2 है हमारे पास b और y3 हो गया हमारे पास y, प्लस x2 यानी कि 0, 3 और 1, तो 3 आपका y हो गया और 1 कितना हो गया, ये हो गया 0, प्लस x3 हमारे पास है x और 1 और 2, तो 1 हो गया 0 और y2 हो गया दूसरा जो बिंदु है इसमें आ गया b, तो बराबर हो गया 0। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि संरेख हैं तो इनका जो क्षेत्रफल होगा वो 0 होगा। अब हम इसको लिख सकते हैं 1/2, इसमें 0 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। a से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप सीधा इसमें, तो ये ab, y में करेंगे तो होगा माइनस ay, 0 से इसमें गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस x की मल्टीप्लाई b में कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर ये 0 है और ये हो जाएगा आपका bx बराबर 0। अब हम इसको इस तरीक़ा से लिख सकते हैं कि ab माइनस ay और यहाँ आएगा माइनस के bx बराबर 0। ये हो गया हमारे पास। अब ab बराबर, ये माइनस में है, इसको आप इधर ले जाइए तो प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा ay प्लस bx। अब देखिए हमें बाद में 1 प्रूव करना है, x1 प्रूव करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ab हमें दिया हुआ है तो समीकरण के दोनों पक्षों में ab से भाग दे देंगे हम, जब भी 1 आएगा तो ये हो जाएगा ab बटे ab बराबर यहाँ ay बटे ab और प्लस bx बटे ab। तो यहाँ पे आप लिख देना ab से भाग देने पर, तो ab से ab कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स और यहाँ पर a से a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ b से b कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1 बराबर यहाँ पे बचा y बटे b प्लस यहाँ बचा x बटे a। अब हम इसको क्रम से रख देते हैं, यानी कि ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1 इति सिद्धम, क्योंकि यही हमें सिद्ध करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। इसमें हमें दिया हुआ है, यह भी एक काफ़ी अच्छा प्रश्न है, यदि ए बी तथा सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है तो सिद्ध कीजिए cos a प्लस b बटा 2 बराबर sin c बटा 2। देखिए क्योंकि ए बी और सी त्रिभुज के अंतः कोण है तो इन तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं 180 अंश। तो देखिए ये हो गया, क्योंकि इसके अंतः कोण है तो इसलिए क्या होगा, a प्लस b प्लस c बराबर होगा 180 अंश। ठीक है, ये 180 अंश हो जाएगा।
अब हमें यहाँ पर जो प्रूव करना, हमें प्रूव करना साइन सी। तो हम क्या करेंगे, तो a प्लस बी या a प्लस बी बराबर सी को इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 180 माइनस सी। इसको हम इधर ले गए। अब इसमें दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दीजिए, या a प्लस बी बटा 2 बराबर 2 से यहाँ भाग देंगे तो यहाँ होगा 90 माइनस सी में देंगे तो ये हो गया सी बटे 2। क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया है जो सिद्ध करना है कि a प्लस बी बटा 2 तभी आएगा जब हम 2 से भाग करेंगे। अब इसमें आप देखिए यहाँ वाला जो भाग है, यहाँ कॉस दिया हुआ है, तो दोनों पक्षों में कॉस लेने पर या आप कॉस से गुणा करने पर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम कॉस लेंगे तो ये होगा कॉस a प्लस बी बटा 2 बराबर, यहाँ कॉस लेंगे तो ये कॉस ऐसे आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 90 माइनस सी बटा 2। दोनों तरफ कॉस लेने पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब ये तो ऐसे ही रहेगा कॉस a प्लस बी बटा 2, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए कॉस a प्लस बी बटा 2। लेकिन यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन जाएगी, सूत्र हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा कितना, सी बटे 2। तो साइन थीटा यानी कि साइन सी बटे 2 हो जाएगा। यहाँ पे हमने यूज़ किया है कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा इति सिद्धम। ये हमारा प्रूव हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 6 में दिया हुआ है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश हैं। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें लिखा हुआ है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर। तो हमें इस तरीक़ा से इसको समझकर करना है। तो भूमि का एक बिंदु से, तो यानी कोई यहाँ एक बिंदु है, ये आपकी कोई मीनार होगी 20 मीटर ऊंचे भवन के। तो ये एक भवन हो गया जो कि 20 मीटर ऊंचा है, और इसके ये कोई बिंदु हो गया जो कि यहाँ पर है, भूमि पर है। भवन के शिखर पर लगी, यहाँ पर कोई एक संचार मीनार लगी हुई, माना कि ये कोई संचार मीनार हो गई। अब यहाँ पर लिखा हुआ है मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, यानी इस बिंदु से, तो तल ये हो जाएगा, शिखर आपका ये होगा। तो ये उन्नयन कोण, ये वाला उन्नयन कोण कितना है, जो पहले दिया है वो 45 अंश, ये हो गया 45 अंश। और ये वाला जो उन्नयन कोण है यहाँ से ये वाला, और ये वाला उन्नयन कोण हो गया आपका 60 अंश। मीनार की ऊंचाई हम मान लेते हैं इसकी h मीटर, इसको हम x ले लेते हैं, x मीटर। भवन हमें दिया हुआ है, नाम लिख लेंगे A, B और C, और ये हो जाएगा D। ये हमारा डायग्राम हो गया। तो यहाँ पर हम कुछ लैंग्वेज हमने लिख ली है, क्योंकि लैंग्वेज लिखने से क्या हुआ, क्वेश्चन का जो प्रभाव होगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा और हमें अच्छे अंक मिल जाएंगे। तो लैंग्वेज जैसे हमने लिख दिया है, माना BC एक 20 मीटर ऊंचा एक भवन है जिसके शिखर पर CD 8 मीटर ऊंची एक संचार मीनार इस प्रकार लगी हुई है कि भूमि पर स्थित बिंदु A से, यहाँ से मीनार के तल यानी कि C तथा शिखर D के उन्नयन कोण 45 और 60 अंश है। अब हम लेते हैं यहाँ दो त्रिभुज हैं, एक तो त्रिभुज ABC है और दूसरा है ABD। तो समकोण त्रिभुज ABC में, तो इसका जो एंगल है ये 45 अंश है, तो हम ले लेंगे यहाँ पर tan 45। तो tan 45 बराबर tan थीटा होता है लंब बटे आधार। तो इस एंगल के लिए लंब ये हो जाएगा, सामने वाली भुजा लंब होती है और ये आधार हो गया, तो इसके सामने जो होगा 90 के वो कर्ण होगा। तो tan 45 है लंब बटे आधार, लंब कितना हमारे पास BC, तो ये होगा BC, आधार हो गया AB। tan 45 का मान 1 होता है, तो BC, अब BC का मान हमें दिया हुआ है 20 और AB हमने मान लिया x। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x बराबर 20। ये समीकरण 1 हो गया, यानी x का मान हमें प्राप्त हो गया। अब हम दूसरा जो त्रिभुज है ABD, इस पूरे त्रिभुज में लेंगे ABD में। तो समकोण त्रिभुज ABD में
10 45, यानी कि अब हमारे पास 45 हो गया 60 अंश, तो 10 60 अंश, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो 60 के लिए पूरा 60 अंश है, तो ये लंब यहाँ तक हो गया बी डी और आधार हो जाएगा ए बी, आधार हो जाएगा ए बी। अब 10 60 का मान होता है √3। अब बी डी हमारे पास कितना है, देखिए बी डी यहाँ से यहाँ तक ये 20 है, ये एच हो गया, तो 20 प्लस एच हो जाएगा, तो बी डी का मान हो गया 20 प्लस एच। और ए बी हमें जो इसका जो आधार है वो एक्स हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम फिर दोबारा से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 प्लस एच बराबर एक्स की गुणा करेंगे तो √3x, या h बराबर, इसको इधर ले आइए √3x। अब x का मान हमने अभी निकाला है, तो x का मान हमारे पास कितना है, x का मान 20 हो गया, तो यहाँ हम x का मान 20 रख देंगे तो ये होगा 20√3। अब ये 20 जब इधर आएगा माइनस का हो जाएगा -20, तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि x बराबर 20 रखने पर, क्योंकि हमने x का मान पहले ही ज्ञात कर लिया है। तो h बराबर यहाँ 20 कॉमन ले लीजिए, 20 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा √3 - 1। तो मीनार की जो ऊंचाई है तो यही आपकी मीनार की ऊंचाई हो जाएगी, क्योंकि मीनार की ऊंचाई हमने h मानी थी, तो मीनार की ऊंचाई बराबर 20 √3 - 1 मीटर। क्वेश्चन 7, ये क्वेश्चन 7 बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है लोहे की एक गेंद की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 3 छोटी गेंद बनाई गई हैं, इनमें से 2 की जो त्रिज्याएं हैं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं, तो तीसरी गेंद की त्रिज्या कितनी होगी। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार इसको पूछा भी जा चुका है। देखिए, जो यहाँ आप समझिए, गेंद की जो त्रिज्या है जो हमें दी हुई है 9 सेंटीमीटर, और जो छोटी गेंदें हैं उनकी जो त्रिज्या R1 और हमने R2 मान लिया, ये 8 और 6 सेंटीमीटर है। तीसरी गेंद की त्रिज्या हम मान लेते हैं वो R3 है, जिसकी हमें त्रिज्या निकालनी है उसको हमने R3 मान लिया। तो गेंद का जो आयतन है, जो गेंद पिघलाई गई है उस गेंद का आयतन तीनों गेंदों के आयतन के योग के बराबर होगा, क्योंकि जब किसी भी चीज़ को पिघलाकर जो चीज़ बनाई जाती है तो उनके आयतन आपस में बराबर होते हैं। तो गेंद को यहाँ पिघलाया गया है, तो गेंद का जो आयतन होगा वो तीनों गेंदों के आयतन के योग के बराबर होगा। तो गेंद का आयतन हो जाएगा 4/3, क्योंकि ये गोला है गेंद, 4/3 पाई R3 बराबर तीनों गेंदों का आयतन। पहली गेंद का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई R1 और दूसरी गेंद का आयतन उसका भी यही होगा 4/3 पाई R2 और तीसरी गेंद का हो जाएगा 4/3 पाई R3, क्योंकि तीसरी गेंद की त्रिज्या हमने R3 लिया है। अब आप देखिए 4/3 पाई यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे, 4/3 पाई R² बराबर, तो यहाँ हम 4/3 पाई कॉमन ले लिया हमने इसमें, तो यहाँ हमारे पास बचेगा R1 और यहाँ बच जाएगा आपका R2 और यहाँ बचेगा R3। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा R3 इक्वल टू, अब R1 हमारे पास कितना है, R1 इसकी वैल्यू हम रख लेते हैं, यहाँ पर R3 है तो R3 की वैल्यू रख लेते हैं, यानी जो कैपिटल R है वो कितनी है, बड़ी गेंद की जो त्रिज्या है वो 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी 9 ले लेते हैं, तो यानी कि 9 बराबर R1 हमारे पास है 8, तो ये हो जाएगा 8 प्लस R2 कितना है 6, तो यानी कि 6 और R3 हमें निकालना है, तो 9 यानी कि 9 × 9 × 9, तो ये हो जाएगा 729
बराबर 8 की घात 3 हो जाती है 512, यानी 3 बार आप गुणा कर लेंगे। 8 गुणा 8 गुणा 8 और 6 का हो जाएगा आपका 216 प्लस 8 3 की पावर 3, यह 729 बराबर, इन्हें हम प्लस कर लेंगे। जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 और 2 728 प्लस 8 3 की पावर 3। इसको आप इधर ले जाइए तो ये 729 इधर आएगा तो माइनस के 728 बराबर 8 3 की 3, यानी कि 8 3 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 729 में 728 घटाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा। तो R 3 बराबर, जब Q का मान इतना है तो R इसका हम निकालेंगे मान, तो ये 1 का क्यूब रूट निकाल लेंगे। देखिए R स्क्वायर होता, R की वैल्यू निकालें तो स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब R 3 का मान दिया हुआ है और R का निकालने हैं हम, यानी जो क्यूब जो दिया हुआ है तो केवल R का, यानी कि इसका मान निकालें तो क्यूब रूट, तो 1 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 1। तो जो तीसरी जो गोली है, जो गेंद बनाई गई है, उसकी जो त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंट, यानी कि 1 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर तीसरी गेंद की त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ केवल लिखा हुआ है समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, यानी कि ये कुछ नहीं दिया हुआ है कि किस विधि से करना है किससे नहीं करना है। तो जो विधि आपको सबसे अच्छी आती हो आप उस विधि से इसको कर सकते हैं। वर्ग अंतराल दिया हुआ है और यहाँ इसकी बारंबारता है। तो इस प्रश्न को हम ऐसे लिख लेते हैं। देखिए ये हमने यहाँ पर ऐसे नोट कर लिया, ये वर्ग अंतराल हो गया, ये इसकी बारंबारताएं होगी। जब समांतर माध्य ज्ञात करते हैं, ये वाले जो आंकड़े दिए हैं वर्गीकृत आंकड़े जो कि वर्ग के रूप में हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, इनका मध्यमान ज्ञात करेंगे। मध्यमान क्या होता है, निम्न सीमा और उच्च सीमा के योगफल का आधा। ये सभी जो वर्ग हैं इनमें निम्न सीमा ये वाली होती है, उच्च सीमा ये होगी, तो इनके योगफल का आधा। 0 और 10, 10 हो गया, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब सभी में देखिए 10 का अंतर है, यहाँ जितने वर्ग दिए हैं सभी में 10 का अंतर है, तो हम 10 10 जोड़ते चले जाएंगे तो हमें ऑटोमेटिक ही इनके योगफल का आधा प्राप्त हो जाएगा। तो 5 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 15 और 10 ये 25 हो जाएगा, 25 और 10 यहाँ 35 हो जाएगा, और ये 35 और 10 ये हो जाएगा 45। आप जांच भी कर सकते हैं, जैसे 20 और 30 50 का आधा 25 हो गया, 70 का आधा 35, इस तरीक़ा से ये आ जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि वर्गों के बीच में समान अंतर हो। ये मध्यमान x हो गया, यहाँ ये बारंबारता जिसको f बोलते हैं, ये बारंबारता होगी। अब हम इसको सीधा डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष विधि द्वारा अगर हम करेंगे तो यहाँ निकाल लेंगे हम x गुणा f, ये अगला कॉलम हो जाएगा, यानी कि इसको बोल सकते हैं पद गुणा बारंबारता। अगर हमें यही क्वेश्चन लघु विधि से पूछा जाता, अगर ये लघु विधि से पूछा जाता तो हमें यहाँ पर एक कल्पित माध्य मानना होता। जितनी ये संख्याएं इसमें बीच वाली संख्या, यानी कि जैसे 25 बीच में है तो इसको हम कल्पित माध्य a मान लेते, फिर इनका विचलन निकाल के फिर उस अलग तरीक़ा से होता। अब हम इसको सामान्य विधि द्वारा ही कर लेते हैं। तो f गुणा x यानी 5 गुणा 5 कितना हो गया 25, 15 गुणा 12 ये हो जाएगा 180, 25 गुणा 25 ये हो जाएगा 625, और 35 गुणा 10 यानी कि 350 हो जाएगा, और 45 गुणा 8 ये हो जाएगा आपका 360। ठीक है, इन सभी की हमने गुणा कर ली। अब हम इसका योगफल, यहाँ एफ एक्स दिया हुआ है तो यहाँ इस योगफल हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स। इन सभी का योगफल, ऊपर एफ एक्स है तो इनका योगफल सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मतलब होता है योग। अगर हम इन सभी को जोड़ेंगे तो जोड़कर आप आराम से जोड़ सकते हैं, जोड़ने पर हो जाएगा 1540। इसका योगफल 1540 हो गया। अब जो बारंबारता है इनका भी योगफल कर लेते हैं। यहाँ एफ दिया हुआ है तो योगफल होगा सिग्मा एफ। जब हम इन सभी बारंबारताओं को जोड़ेंगे तो इनका जो योगफल है वो हमारा हो गया 60। आप इनको आसानी से जोड़ सकते हैं।
बारंबारता योगफल 60 हो गया और एफ एक्स इनका योगफल आ गया 1540। हमें समांतर माध्य निकालना है, तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा सीधा सूत्र हो जाएगा समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। लघु विधि का होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, लेकिन यहाँ पर हम सीधा डायरेक्ट मेथड द्वारा निकाल रहे हैं। तो सिग्मा एफ एक्स का मान हमारे पास है 1540 और सिग्मा एफ है हमारे पास 60। जीरो से हम जीरो कैंसिल कर लेंगे, तो हमारे पास अब बच जाएगा 154 बटे 6। 154 में अगर हम 6 से भाग देंगे तो 6 से भाग देने पर ये आंसर हमारा हो जाएगा, भाग देने पर 25.67। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आप भाग अलग भी करके देख सकते हैं। तो इस तरीक़ा से ये समांतर माध्य है। समांतर माध्य भी क्वेश्चन काफ़ी पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में हमें दिया हुआ है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटा दिया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। जैसा इस प्रश्न में लिखा हुआ है बस आप ऐसा ही करते जाइए, पढ़ते जाइए और वही कंडीशन लगाते जाइए, तो प्रश्न बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम देखिए भिन्न मान लेते हैं, हम भिन्न x बटे वाई, हमने भिन्न x बटे वाई मान लिया। अब जो पहली हमारी जो कंडीशन है वो देखिए आप, पहले लिखा 1/3 हो जाती जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है। तो भिन्न हमारी x बटे वाई है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर है, यानी x अंश है, हर y है। अंश में से एक घटाया जाता है, तो अंश में से हमने एक घटा दिया, तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, ये हो जाता है 1/3 बस। और हर के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसको ही पहले आप कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x में 3x माइनस 1 में करेंगे 3 बराबर y से 1 में करेंगे तो ये हो गया y। यह समीकरण बन के आ जाएगा 3x, y को इधर ले आइए, माइनस y बराबर माइनस के 3 है तो इधर आके हो जाएंगे प्लस के 3। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब देखिए सेकंड उसमें अब क्या लिखा हुआ है, जैसे सेकंड में आगे लिखा हुआ है आप ऐसे ही कर दीजिए। अब लिखा है यह 1/4 हो जाती जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, केवल हर की बात कर रहा है। तो भिन्न हमारी x बटे वाई है, केवल हर में हम 8 जोड़ देंगे। जब केवल हर में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, ये हो जाता है 1/4। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से करेंगे तो ये हो गया 4x बराबर 1 से यहाँ किया तो y प्लस 8। y को आप इधर ले आइए, y को हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस का है तो माइनस के y बराबर 8। ये हमारे पास दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। अब समीकरण 1 और 2 इनको आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, चाहे विलोपन से, प्रतिस्थापन से या वज्रगुणन विधि से। अब हम इसको विलोपन से ही कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 में देखिए y जो है y के गुणांक आपस में बराबर हैं। जब दोनों बराबर हैं, यहाँ माइनस है, ये भी माइनस, दोनों सेम है, तो ये घटाने पर आपस में कट जाएंगे। विपरीत चिन्ह वाले जोड़ने पर कटते हैं और सेम एक जैसे चिन्ह वाले होते हैं माइनस में। तो समीकरण 1 से समीकरण नंबर 2 को हम घटा लेंगे। हम समीकरण सेकंड से फर्स्ट को भी माइनस कर सकते हैं, फर्स्ट से सेकंड को या सेकंड से फर्स्ट को। तो यहाँ हमने समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, ये समीकरण सेकंड होगा, ये फर्स्ट होगा। जब हम घटाने पर करते हैं तो साइन चेंज किए जाते हैं, ये माइनस का ये प्लस हो गया और ये प्लस का माइनस हो गया। ये तो 4x से 3x माइनस किया तो बचेगा 1x, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। x बराबर 8 से 3 गए तो यहाँ पर 5, तो x का मान कितना हो गया, 5 हो गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे हम, समीकरण 1 में रखने पर ये मान हम समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी हम रख सकते हैं। तो समीकरण जो 1 है वो हमारे पास है
3x माइनस वाई बराबर 3। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 3x माइनस वाई बराबर 3। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। तो x का मान 5 है, तो 3 गुणा x का मान 5 माइनस वाई बराबर 3। 5 गुणा 3 ये हो गया 15 माइनस वाई बराबर 3। तो माइनस वाई बराबर 3 माइनस प्लस के तो इधर के माइनस हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर 15 में से गए तो माइनस के 12। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो गया यहाँ पर 12। अब जो हमारी भिन्न थी, हमने भिन्न क्या मानी थी, x बटे वाई। तो ये भिन्न जो हो जाएगी, अब x का मान 5 और y का मान हो गया 12। तो भिन्न हो गया हमारा 5/12। प्रश्न 10 जो कि इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, माध्यक या माध्यिका, ये कि माध्यक लिखा हो या माध्यिका एक ही बात है, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें वर्ग अंतराल, ये जो श्रेणी जो दिए हुए हैं वर्ग, तो ये वर्ग के रूप में है और ये इनकी बारंबारताएं दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम इसकी संचयी बारंबारता सारणी ज्ञात कर लेते हैं। तो संचयी बारंबारता सारणी में क्या होता है, पहले वर्ग की बारंबारता पहली वही हो जाती है, बाकी से क्रॉस जोड़ते हैं। जैसे 10 और 3 ये 13 हो जाएगी, 13 और 20 ये आपके हो जाएगा 33, 33 और 13 ये हो जाएगा आपका 46, 46 और 4 हो जाएगी 50। 3 का 3, 3 और 10 13, 13 और 20 33, 33 और 13 46, 46 और 4 50। तो बारंबारता योग निकालते हैं n बराबर। तो n कितना होगा, इसका जो योगफल होगा इसके बराबर ही होगा लास्ट वाले के, क्योंकि ये भी हमने योगफल ही किया है। n बराबर 50 हो गया, तो इसलिए n/2। तो यहाँ हमें देखना होगा n/2। n बराबर 50 है तो n/2 हो जाएगा 25, क्योंकि 50 का आधा 25 हो गया। अब जो 25 जो हो गया, अब हमें देखना कि n/2 हमारा आया है 25, वो संचयी बारंबारता में किस श्रेणी में आता है। तो 25 जो आता है, देखिए यहाँ 13 तक हो जाएंगे, 13 से बड़े और 33 तक, यानी कि 25 भी हमारा इसी वर्ग में आ जाएगा। तो ये जो वर्ग है हमारा ये हो जाएगा माध्यिका वर्ग, इसको हम बोलेंगे माध्यिका वर्ग। अगर हमसे माध्यिका वर्ग पूछा जाता है तो ये आपका माध्यिका वर्ग हो गया। अब यहाँ पर जो देखिए माध्यिका वर्ग में ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है। तो निम्न सीमा जो होगी 40, इसको हम L बोलेंगे, ये आपका छोटा f हो जाएगा और ये C या CF हो जाएगा। यहाँ वर्गों के बीच में कितना अंतर है, वर्गों के बीच में 15 का अंतर है। तो ये हो जाएगा H, ये हम यहाँ पर लिख भी लेंगे कि L बराबर 40 और F बराबर 20, n/2 जो आ गया हमारा वो 25 आ गया, ये हमने निकाल लिया है। और C या CF बराबर हो जाएगा 13 और H बराबर हमारे पास हो गया 15। ठीक है, तो माध्यिका का सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस C बटा छोटा f गुणा H। अब L हमारे पास कितना, यहाँ से रख दीजिए 40 प्लस n/2 यानी कि 25 माइनस C हमारे पास है 13 बटे छोटा f 20 गुणा h का मान है 15। ये सभी मान हमने यहाँ पे रख लिए थे। तो 40 प्लस 25 में से 13 गया तो यहाँ बचेगा 12 बटे 20 गुणा 15। तो अब देखिए 5 से 15 3 बार कैंसिल हो जाएगा और 20 हो जाएगा 4 बार। अब हम 4 से इस 12 को कैंसिल कर सकते हैं 3 बार। तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा 40 प्लस 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 कितना हो गया 9, 40 और 9 हो गया 49। तो इस तरीक़ा से जो हमारी माध्यिका होगी वो 49 होगी, यानी कि 49। तो इस सीरीज में हमने 10 प्रश्नों को रखा था। तो आपसे मिलते हैं फिर अगली सीरीज में जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।